हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए 4th सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसमें आपके पेपर का नाम है सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, तो आज का ये महामैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 2026-27 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हमारे जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किए हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होगी जिनका पेपर रिटन होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आएगा, वो है सामाजिक विचलन का अर्थ लिखिए। सामाजिक विचलन क्या है? देखिए, आपके सिलेबस में 8 यूनिट हैं और सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपकी क्लासेस भी कराई हैं सामाजिक विचलन के बारे में। देखिए, सामाजिक विचलन दो शब्दों वी और चलन से मिलकर बना हुआ है, यानी वी प्लस चलन से बना हुआ है विचलन। वी का मतलब होता है, देखिए, चलन। वी का मतलब होता है विपरीत यानी उल्टा, और चलन का मतलब होता है व्यवहार। जब व्यक्ति का व्यवहार या आचरण जो है सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, आदर्शों, प्रतिमानों आदि के अनुकूल नहीं होता, तो व्यक्ति ऐसे व्यवहार को समाज द्वारा अस्वीकृत या विचलित व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब कि जो ऐसे व्यवहार होते हैं व्यक्ति के जो सामाजिक मूल्य, मान्यताओं, आदर्शों, प्रतिमानों आदि के अनुकूल नहीं होता, तो व्यक्ति के उस व्यवहार को समाज के द्वारा अस्वीकृत व्यवहार या विचलित व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है और इसे ही सामाजिक विचलन कहा जाता है। सामाजिक विचलन सामाजिक मान्यताओं के विपरीत आचरण है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आंसर बताऊंगी आपको सब एकदम अच्छे से तैयार करके जाना है, बिकॉज आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा को परिभाषित कीजिए। घरेलू हिंसा क्या होता है? देखिए, घरेलू हिंसा वह हिंसा है जो परिवार या घर के भीतर किसी सदस्य के द्वारा दूसरे सदस्य के साथ की जाती, यानी कि घर के अंदर रहने वाले सदस्य ही अपने परिवार के लोगों के साथ ही अगर कोई बुरा व्यवहार करें, उनको तंग करें, परेशान करें, मारे पीटे, गाली गलौज करें, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ जाता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक तथा यौन उत्पीड़न शामिल होता है। प्रायः जो महिलाएं होती हैं या जो बच्चे होते हैं उनको अधिक घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा से व्यक्ति के आत्मसम्मान, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसे रोकने के लिए कानूनी जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक सहयोग आवश्यक होता है। घरेलू हिंसा के बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जैसे कुछ अगर गरीब लोग होते हैं, दहेज न दे पाएँ तो शादी के बाद उनके ससुराल वाले या उनके पति के द्वारा उनको टॉर्चर किया जाता है, या कभी हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई हो जाती तो हस्बैंड द्वारा बीवी को मारा जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ जाती हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, देखो ग्लोबलाइजेशन क्या है? आज के टाइम में वैश्वीकरण का युग है। क्यों? क्योंकि आज जो जैसे कि बिजनेस होता है ये इंटरनेशनल लेवल पर होता है। एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार लेन देन होता है, वस्तुएं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। इस तरीके से आज के टाइम में क्या है, वैश्वीकरण का ज़माना चल रहा है। और पहले ये सारी चीज़ें थोड़ा मुश्किल थी, लेकिन आज के टाइम में ये सब बहुत ज़्यादा हो चुका है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसके माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं, विचारों, तकनीक और सूचनाओं का आदान प्रदान वैश्विक स्तर पर किया जाता है। वैश्वीकरण से व्यापार, संचार, रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, लेकिन इससे स्थानीय संस्कृति और छोटे उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल अपराध क्या है? बाल अपराध के बारे में भी मैं आपके यूनिट्स को जब पढ़ा रही थी तो डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ।
देखिए, बाल अपराध, बाल मतलब जो बच्चे अपराध करते हैं, जो छोटे बच्चे अपराध करते हैं, कुछ गलत काम कर देते हैं। तो जैसे देखिए, बाल अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराधों से है जो कम आयु के बच्चों या किशोरों द्वारा किया जाता है। चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, नशा करना आदि इन सब चीज़ों के उदाहरण हैं। गरीबी, अशिक्षा, गलत संगति, पारिवारिक कलह और सामाजिक वातावरण इनके मुख्य कारण हैं। जैसे कि गरीब बच्चे जो होते हैं, तो अगर गरीब हैं तो घर वाले उनकी बहुत सी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, या उन्हें कुछ खाने पीने का भी मन कर रहा है, उनके पास रुपए पैसे नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। बहुत से बच्चे जिसे हिंसा करते हैं, छोटे होते हैं, नशा भी करते हैं। तो ये सब बाल अपराध के अंतर्गत आ जाएगा। जो छोटे बच्चे गलत काम करें वो बाल अपराध के अंतर्गत आएगा। बाल अपराध समाज और बच्चे दोनों के भविष्य के लिए हानिकारक होता है। इसे रोकने के लिए उचित शिक्षा, अच्छे संस्कार, पारिवारिक सहयोग और सामाजिक जागरूकता आवश्यक होता है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता का वर्णन कीजिए। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता, असमानता का मतलब तो आप जानते ही हो। असमानता का मतलब होता है जो मतलब बराबर न हो, और लैंगिक असमानता का मतलब पुरुष और महिला के बीच में भेदभाव, असमानता। तो वही है, देखिए, लैंगिक असमानता का अर्थ है स्त्री और पुरुषों के बीच अधिकारों, अवसरों, शिक्षा, वेतन, सम्मान और सामाजिक स्थिति में भेदभाव होना। देखिए, महिलाओं को हमेशा से पुरुषों से कम आंका गया है। जैसे समाज में कोई अधिकार होगा तो वो किसका होगा, अधिक पुरुषों का होगा। जॉब करने का अधिकार पुरुषों को है, बाहर घूमने फिरने का अधिकार पुरुषों को है, महिलाएं घर की चार दीवारी के अंदर रहेंगी। शिक्षा का पहले अधिकार केवल पुरुषों का था, लेकिन धीरे धीरे जो अलग अलग सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उसमें महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार दिया गया। क्योंकि महिलाओं की जो कंडीशन थी पहले, वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये सारी चीज़ें नहीं थी। सती प्रथा थी, बाल विवाह होता था, और जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उन्हें दोबारा शादी का अधिकार नहीं था। तो विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ, तो धीरे धीरे महिलाओं की कंडीशन समाज में अच्छी होती गई। तो देखो, लैंगिक असमानता का मतलब है कि तुम लड़की हो, तुम जॉब करोगी तो तुम्हारी सैलरी कम होगी, वेतन कम होगा, तुम्हें सम्मान कम मिलेगा। परिवार में फैसले लेने का अधिकार महिलाओं को नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम महिला हो, औरत हो, इसलिए। तो महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करना ही लैंगिक असमानता कहलाता है। जब किसी एक लिंग को अधिक महत्व और दूसरे लिंग को कम महत्व दिया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। एक लिंग का मतलब लिंग में क्या आता है, महिला और पुरुष, स्त्री और पुरुष। तो पुरुष को अधिक महत्व देना और महिलाओं को कम महत्व देना लैंगिक असमानता है। यह समाज की प्रगति में बाधा बनती है। इसे दूर करने के लिए समान शिक्षा, समान अवसर और जागरूकता आवश्यक है। और आज के टाइम में आप देखिए, महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते देखा जा रहा है। हर एक फील्ड में महिलाएं भी आगे हैं। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइबर अपराध से आप क्या समझते हैं। देखिए, साइबर अपराध वह अपराध होता है जो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल या अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके किया जाता है। इसमें हैक करना, ऑनलाइन ठग करना, डेटा चोरी करना, फर्जी वेबसाइट बनाना, साइबर बुलिंग करना और वायरस फैलाना आदि शामिल होता है। साइबर अपराध से व्यक्ति की गोपनीयता और आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है। इससे बचने के लिए सुरक्षित पासवर्ड, जागरूकता और सावधानी आवश्यक होता है। तो साइबर अपराध के बारे में भी आप सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिमांड गृह क्या होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट में आपके ज़रूर पूछेगा। देखिए, बाल अपराधियों को सुधारने के लिए, यानी जो बच्चे होते हैं जब कोई अपराध करते हैं तो उनको कोई कड़ी सज़ा नहीं सुनाई जाती, उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो बाल अपराधियों को सुधार करने के उद्देश्य से पकड़े गए बाल अपराधियों को न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करते समय तक पुलिस की हिरासत में न रखकर एक विशेष सदन गृह में रखा जाता है, जिसे रिमांड गृह कहा जाता है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेशन क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेशन एक अदालती पद्धति होती है। ये अपराधियों को सुधारने का एक उत्तम साधन होता है।
इसके अंतर्गत जो दोषित अपराधी होते हैं उनको न्यायाधीश जेल न भेज करके कुछ शर्तों पर समाज में रहने की स्वीकृति देता है और उसकी देखरेख प्रोबेशन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, ताकि मतलब उसे जेल न रखा जाए बल्कि उन्हें कुछ शर्तों के माध्यम से समाज में रहने की परमिशन दी जाए और प्रोबेशन अधिकारी उनकी देखरेख करेंगे ताकि उनको भी सुधरने का एक मौका मिले और उन अपराधियों को फिर से सुधारा जा सके। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण तैयार करती हैं जो सूर्य से आने वाली किरणों के लिए पारगम्य है, लेकिन पृथ्वी से होने वाले ताप विकिरण के लिए अपारगम्य है। इन गैसों का प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। आपका अगला वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतत विकास क्या है, ये आपसे ज़रूर पूछेगा। सतत विकास वह प्रक्रिया होती है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। मतलब उपलब्ध संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी इस तरीके से उपयोग करती है कि वो चीज़ें थोड़ा बची रहें भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि संसाधनों का इतना दोहन कर दो कि आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन न बचे। तो मतलब वर्तमान की पीढ़ी भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं के अनुसार रहकर क्या करती है, संसाधनों का प्रयोग करती है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना है। सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग और पर्यावरण की सुरक्षा पर बल देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन सारे क्वेश्चन आंसर को तैयार रखिएगा और इसके अलावा भी कुछ वीडियोस मैंने आपके लिए अपलोड की हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और आपके पॉलिटिकल साइंस के अलावा हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, तो आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, विजिट करके चैनल पर ज़रूर देखिएगा। और आपका जो को करिकुलर पेपर है, आपको उसकी भी पूरी क्लासेस मिलेंगी, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।